हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। 11th क्लास की जो बायोलॉजी की हमारी एनसीईआरटी है बच्चे, उसका चैप्टर नंबर 11 है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। उसमें एक टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस। और ये जो टेबल भी साथ में दी गई है आपको एनसीईआरटी के अंदर, और यहां पर इस टॉपिक में जो बात की गई है वो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन बात की गई है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन। देखिए, जब अक्रॉस द मेम्ब्रेन हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो आप इस बात को ऐसे समझेंगे कि हम कहें कि हमारे पास एक मेम्ब्रेन है। ऐसे मेम्ब्रेन एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है एक सेल मेम्ब्रेन जो है, जिसमें कि फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं दो दो। तो आप बताइए कि ये एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, जिसे कि हम सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं या बायो मेम्ब्रेन कह रहे हैं, एक लिविंग की मेम्ब्रेन है। क्या है जी? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। बताइए, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का ओवरऑल नेचर जो होता है वो आपको नॉन पोलर बताना है। कैसा बताना है? नॉन पोलर। नॉन पोलर से मतलब है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। आप देखें कि जैसे मान लीजिए हम एक सेल की बात करें, हम कहें कि भाई हमारे पास ना ये एक सेल प्रेजेंट है यहां पर, इस सेल की ये सेल मेम्ब्रेन है और अंदर सेल के क्या प्रेजेंट है, तो बोलेंगे भाई साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो इसका मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है या जो हम ये मेम्ब्रेन बना रहे हैं, इस सेल मेम्ब्रेन के आपको दो सरफेस मिलेंगे। एक सरफेस तो वो जिस तरफ कौन टच कर रहा है, साइटोप्लाज्म, और दूसरी जो इसके अपोजिट साइड में है। इसका मतलब मेम्ब्रेन की सरफेस कितनी है? दो सरफेस है। तो मान लेते हैं कि भाई जिस तरफ साइटोप्लाज्म टच नहीं कर रहा उसको हम लिखेंगे नॉन साइटोसॉलिक फेस ऑफ द मेम्ब्रेन, और जिस तरफ साइटोप्लाज्म टच कर रहा है तो इसे बोल रहे हैं साइटोसॉलिक फेस ऑफ द मेम्ब्रेन। इसका मतलब मेम्ब्रेन में कितने फेस हैं? दो। एक फेस नॉन साइटोसॉलिक, एक फेस साइटोसॉलिक। जिस तरफ साइटोप्लाज्म टच करेगा वो साइटोसॉलिक हो गई, और जिस तरफ टच नहीं करेगा वो नॉन साइटोसॉलिक फेस हो गई है। तो हमारे पास दो फेस हैं, एक इसका नॉन साइटोसॉलिक और एक इसका साइटोसॉलिक। अब बताइए कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स करते हैं ट्रांसपोर्ट। अक्रॉस द मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स करते हैं ट्रांसपोर्ट। तो यहां हम एक मॉलिक्यूल की बात करें कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। इन मॉलिक्यूल्स को मैं नाम दे रहा हूं ए, और अब बताइए कि इन ए मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन सेल के बाहर, मतलब नॉन साइटोप्लाज्मिक सरफेस की तरफ सेल के बाहर ज्यादा है और सेल के अंदर इनकी अमाउंट कम है। ऐसे हमने एक दूसरा मॉलिक्यूल बनाए और इस दूसरे मॉलिक्यूल को हमने यहां लिखा है बी। क्या लिखा है? बी। और हम कह रहे हैं कि बी की जो अमाउंट है बच्चे, वो बाहर तो क्या है? कम। बाहर तो क्या है? कम। कि भाई यहां तो ये बी मॉलिक्यूल्स कम है और अंदर जो है सेल के वो बी मॉलिक्यूल्स की अमाउंट जो है वो ज्यादा है। ठीक है, बी मॉलिक्यूल्स की अमाउंट यहां ज्यादा है। ऐसे बताइए हम एक इन दोनों मॉलिक्यूल्स को ए और बी को हम ये बताएं कि भाई ये मॉलिक्यूल्स जो है वो नेचर में नॉन पोलर हैं। मतलब इन मॉलिक्यूल्स का जो नेचर है वो कैसा है? नॉन पोलर नेचर है। नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब इन पर कोई चार्ज नहीं है। देखो, बेसिक बात मैं आपको समझा दूं, हमारे चैनल का नाम है नीट सरल, तो चीजों को सरल करना बहुत जरूरी है। यहां पोलर और नॉन पोलर को लेकर आप कभी कंफ्यूज ना हो। आप बताइए, पोलर वो होते हैं जिन पर चार्ज प्रेजेंट होता है प्लस या माइनस, और नॉन पोलर वो होता है जिन पर कोई चार्ज नहीं होता। एक आसान सी बात ध्यान रखें। तो अगर मैंने लिखा है कि ए और बी जो है वो कैसे हैं भाई, ए और बी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं वो जो नॉन पोलर हैं, मतलब इन पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। सही है। ऐसे बच्चे हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स में एक और मॉलिक्यूल यहां पढ़ते हैं। हम एक मॉलिक्यूल पढ़ते हैं यहां पर सी। हम कहते हैं उसकी कंसंट्रेशन बाहर तो क्या है? कम, और सेल के अंदर क्या है? ज्यादा। सी नाम के मॉलिक्यूल को, ठीक है, जो कि मैं ग्रीन कलर का बना रहा हूं। अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर कंसंट्रेशन कम है। ऐसे बताइए कोई डी नाम का मॉलिक्यूल है जिसकी कंसंट्रेशन बाहर तो कैसी है? ज्यादा, और अंदर कंसंट्रेशन सेल के क्या है? कम। और ये जो ग्रीन कलर में हमने सी और डी बनाए, तो बताइए ये मॉलिक्यूल्स कैसे हैं बच्चे?
ये मॉलिक्यूल्स हैं पोलर, तो आप लिख सकते हो C+D- या D+C-, ऐसे कर सकते हैं आप। तो आप बताइए कि भाई A एंड B आर नॉन पोलर, C एंड D आर पोलर। ठीक है, अब अक्रॉस द मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स को आना है। आप ये बात ध्यान रखें, इस चीज को सरल कर लें कि भाई इस अर्थ पर जितने भी सब्सटेंस हैं, चाहे गैस हो चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, सबकी एक ही डिजायर है, और वो उनकी डिजायर है अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना। हर कोई चाहता है कि मैं अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करूं। इसका मतलब हर कोई अपने इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है। तो आप बताएं कि ए मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन सेल के बाहर क्या है, ज्यादा है, और अंदर क्या है, कम है। तो आप बताइए कि ये मॉलिक्यूल सेल के अंदर अंदर आना चाहेंगे अपने अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो बताइए कि जो ए मॉलिक्यूल्स है वो इस मेम्ब्रेन को बड़े इजीली क्रॉस कर जाएंगे विदाउट एनी रेजिस्टेंस। विदाउट एनी रेजिस्टेंस ए मॉलिक्यूल इस सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाएंगे। क्यों क्रॉस कर जाएंगे? क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है, हम बताएंगे नॉन पोलर। और जो मॉलिक्यूल्स है ए वाले, इनका नेचर भी कैसा है, तो हम बताएंगे नॉन पोलर। तो बताइए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मींस हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये मॉलिक्यूल्स इजिली क्रॉस कर जाते हैं, और सेल मेम्ब्रेन का नेचर नॉन पोलर होने की वजह से वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए रेजिस्टेंस पैदा नहीं करती है और मॉलिक्यूल्स इजिली क्रॉस कर जाते हैं। बताइए जब मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं तो इसे हम डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं, डिफ्यूजन। लेकिन आप देखें ए मॉलिक्यूल्स को मूव करते टाइम किसी भी प्रोटीन की यहां पर हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो मेम्ब्रेन है उसका नेचर नॉन पोलर और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका नेचर भी नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस द मेम्ब्रेन जाने के लिए मेम्ब्रेन किसी भी तरह का कोई भी रेजिस्टेंस पैदा नहीं करती है, इसीलिए हम इस डिफ्यूजन को सिंपल डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं, सिंपल डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। फिर आप बताइए कि अगर हम इसके देखा देखी एज अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की बात हो रही है कि जिन मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन सेल के अंदर क्या है, कम, तो बताइए ए की कंसंट्रेशन कम थी तो वो अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट अंदर आ गया। अब आप सोचो बच्चे, यहां डी मॉलिक्यूल जो है उसकी कंसंट्रेशन भी सेल के अंदर क्या है, कम, और बाहर कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा। तो आप बताइए कि जब ये डी मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन को पार करने की कोशिश करेंगे तो मेम्ब्रेन इन मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस द मेम्ब्रेन जाने की परमिशन नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि मॉलिक्यूल्स कैसा है बच्चे, पोलर, तो सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है, नॉन पोलर। तो बताइए पोलर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मींस नॉन पोलर नेचर की जो मेम्ब्रेन है उसको इजीली क्रॉस नहीं कर सकते हैं। इसलिए बताइए कि जब अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट, तो बताइए ये यहां पर हेल्प लेंगे एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन, बोलो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन वो होते हैं जो मेम्ब्रेन के पूरे आर पार जाते हैं। तो बताइए कि डी मॉलिक्यूल्स का नेचर पोलर होने की वजह से वो नॉन पोलर मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनको वहां पर जरूरत पड़ेगी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की। और बताइए कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की हेल्प से ये मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेंगे। बताइए कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आ रहे हैं तो हम इसे बोलेंगे तो क्या, डिफ्यूजन ही, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट हो रहा है, अपनी हायर कंसंट्रेशन टू मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन मूव कर रहे हैं, तो बोलेंगे तो हम डिफ्यूजन। लेकिन सिंपल डिफ्यूजन नहीं है ये, क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन में कोई भी मेम्ब्रेन प्रोटीन काम नहीं करता, लेकिन यहां ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन काम
करते हैं, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो हम इसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के नाम से जानेंगे। तो बताइए कि पोलर मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन जब आते हैं तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। मैं यहां इस बात को क्लियर करना चाहता हूं कि जब आप अपनी एनसीईआरटी से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी ने वहां पर हाइड्रोफिलिक मोइटी और हाइड्रोफोबिक मोइटी टर्म्स का यूज किया है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक मोइटी, आप बताइए नॉन पोलर का ही दूसरा नाम हाइड्रोफोबिक है, और आप बताइए पोलर का ही दूसरा नाम हाइड्रोफिलिक है। तो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मोइटीज को डिफाइन किया है एनसीईआरटी ने, डिस्क्राइब किया है एनसीईआरटी ने हमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ाते टाइम। एनसीईआरटी 11th की पेज नंबर 176 पर आपको यह सब दिया गया है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, और वहां पर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का यूज करते हुए हमें एक डायग्राम भी दिखाया है 177 नंबर पेज पर। अब आप बताइए, ये तो चलो पोलर मॉलिक्यूल्स थे जो कि अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट मूव कर रहे थे, लेकिन बच्चे अगर मॉलिक्यूल चाहे पोलर हो और चाहे नॉन पोलर, दिमाग में डाल लीजिए ये बात, नीट सरल पे पढ़ रहे हैं आप, सरल करिए हर चीज को, दिमाग में डाल लीजिए ये बात कि मॉलिक्यूल चाहे पोलर हो और चाहे नॉन पोलर हो, जैसे मर्जी मॉलिक्यूल्स हो, अगर कोई मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द ग्रेडियंट आएगा, मींस लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। आप देखिए यहां जो हमारे पास बी मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी कंसंट्रेशन बाहर तो कम और अंदर क्या है, ज्यादा, और ऐसे हमारे पास इधर तो सी मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी कंसंट्रेशन बाहर क्या है, कम, और अंदर क्या है, ज्यादा। तो जब भी ये मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द ग्रेडियंट अकॉर्डिंग नहीं, अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव करेंगे तो हमेशा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स की हेल्प लेंगे। और बताइए ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि मॉलिक्यूल्स को अगेंस्ट द ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करते हैं, इन प्रोटीन्स को पंप प्रोटीन्स कहा जाता है। कौन से प्रोटीन्स कहेंगे हम? तो बताइए इन प्रोटीन्स का नाम है पंप प्रोटीन्स। क्या नाम है जी? पंप प्रोटीन। मतलब ये एक पंप प्रोटीन है, ऐसे ही आप बताइए ये भी एक पंप प्रोटीन है जो कि अगेंस्ट द ग्रेडियंट मॉलिक्यूल्स को मूव करवाते हैं। अब ये ट्रांसपोर्ट हम पढ़ रहे हैं सेल के बाहर से अंदर की तरफ। बच्चा कहता है कि अगर ये अंदर से बाहर की तरफ होगा तो बताइए सेम सिचुएशन रहेगी, बस जो मॉलिक्यूल अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाएंगे वो एक्टिवली जाएंगे और जो अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट जाएंगे वो पैसिव जाएंगे, उनमें एनर्जी नहीं लगती। तो आप बताइए जब मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट होता है, अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट मींस हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, तो हम बताएंगे कि ये ट्रांसपोर्ट कैसे ट्रांसपोर्ट है? पैसिव। तो बताइए सिंपल ट्रांसपोर्ट एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ऐसे ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है क्योंकि इसमें एनर्जी खर्च नहीं होती है। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि भाई जब काम करती हैं पंप प्रोटीन, क्या काम करती हैं? पंप प्रोटीन, तो एनर्जी खर्च होती है। क्या खर्च होती है? एनर्जी कंज्यूम होती है। मेरे बच्चे फिर से बोल रहा हूं, आप नीट सरल पे पढ़ रहे हैं तो चीजों को आसान करते हुए चलना है। बताइए सेल के लिए जब एनर्जी की बात आती है तो हम बताएंगे कि सेल के लिए एनर्जी करेंसी एटीपी है। मींस जब पंप प्रोटीन काम करते हैं तो पंप प्रोटीन काम करते टाइम सेल का एनर्जी मींस एटीपी कंज्यूम करते हैं, और इन ट्रांसपोर्ट्स को बोलो हम नाम देते हैं क्या? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या नाम देंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बताइए बी और सी मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अब एनसीईआरटी ने क्या किया? हमें टेबल दी, और टेबल में पहले नंबर पे जो फर्स्ट कॉलम है उसमें लिखा प्रॉपर्टी। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो साथ में खोल के बैठिए आप, पेज नंबर 178 है,
कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस में। टेबल की पहली जो प्रॉपर्टी है वो लिखी गई कि रिक्वायर्ड द स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब बताइए स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मींस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की जरूरत किसमें है? अगर पूछें कि भाई सिंपल डिफ्यूजन में किसी प्रोटीन की जरूरत है क्या ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो हमारा आंसर होगा कि भाई नहीं, सिंपल डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है? हम कहेंगे प्रोटीन्स की। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स में हमें प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। मेरे बच्चे, हम पढ़ रहे हैं नीट सरल पर, तो चीजों को और अच्छे से और आसान करते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जिन ट्रांसपोर्ट्स में प्रोटीन्स काम करती हैं वो ट्रांसपोर्ट्स सेलेक्टिव नेचर के होते हैं, सेलेक्टिव नेचर के होते हैं। जैसे आप बताइए प्रोटीन्स आर स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट और द सब्सटेंस। कोई भी प्रोटीन अपने मॉलिक्यूल के लिए हमेशा स्पेसिफिक होगा, मतलब जो प्रोटीन यहां काम कर रहा है बी के लिए वो सी के लिए काम नहीं कर सकता, और जो काम कर रहा है सी के लिए वो बी के लिए काम नहीं कर सकता। इसका मतलब यह हुआ कि जिन ट्रांसपोर्ट्स में प्रोटीन्स काम करती हैं, जिन ट्रांसपोर्ट्स में प्रोटीन्स काम करती हैं वो ट्रांसपोर्ट्स सेलेक्टिव नेचर के होते हैं, सेलेक्टिव नेचर के। तो बताइए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सेलेक्टिव नेचर का है, बताइए एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी सेलेक्टिव नेचर का है। फॉर एग्जांपल, एक छोटे से एग्जांपल से हम इस बात को समझ सकते हैं कि बताएं कि हमारे पास एक मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास क्या है? एक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स हैं। जैसे मैंने कहा कि एक प्रोटीन ये प्रोटीन दूसरा, एक प्रोटीन तीसरा, एक प्रोटीन ऐसे चौथा। तो मेम्ब्रेन में 4 अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स हैं। आप बताइए आउटसाइड द मेम्ब्रेन हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। बोलिए ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ऐसे अलग अलग पढ़ लेते हैं अपने। बताइए ए इसमें से जा सकता है, सी इसमें से जा सकता है, डी इसमें से जा सकता है, एफ इसमें से जा सकता है। इसका मतलब यह हो गया कि ये जो मेम्ब्रेन है ये ए के लिए, सी के लिए, डी के लिए और एफ के लिए तो परमिएबल है, लेकिन इस मेम्ब्रेन में ई के लिए और बी के लिए प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये मेम्ब्रेन इन मॉलिक्यूल्स के लिए परमिएबल नहीं होगी। इसका मतलब जिनके लिए तो प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे मेम्ब्रेन्स उनके लिए परमिएबल हैं, और जिनके लिए प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होंगे मेम्ब्रेन उनके लिए परमिएबल नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी एनसीईआरटी लिखती है सैचुरेशन। सैचुरेशन, आप बताइए जिन ट्रांसपोर्ट्स में प्रोटीन्स काम करते हैं, बोलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन काम करते हैं और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन्स काम करते हैं। तो बताइए कि जिन ट्रांसपोर्ट्स में प्रोटीन्स काम करते हैं उन ट्रांसपोर्ट्स का सैचुरेशन हो जाता है। सैचुरेशन कैसे हो जाता है इस बात को भी समझते हैं। देखिए एक एग्जांपल से समझेंगे इस बात को भी हम। बताइए हमारे पास एक मेम्ब्रेन है, ये देखो हमारे पास एक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स 1 2 3 4 5 6 7, यहां 7 प्रोटीन्स मैंने बनाए हैं। ये सारे प्रोटीन एक जैसे हैं, और बताइए ये सारे के सारे प्रोटीन एक ए नाम के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हैं, एक ए नाम के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हैं। समझिए हमारे पास यहां पर ए के 1000 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। हाउ मेनी? 1000, एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। लेकिन क्या 1000 मॉलिक्यूल्स एक साथ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप बताइए एक टाइम में सिर्फ एक साथ ए के 7 मॉलिक्यूल्स ही क्रॉस कर पाएंगे। मतलब इस मेम्ब्रेन में ए मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए सिर्फ 7 ही प्रोटीन प्रेजेंट हैं, 7 प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब एक साथ एक मेम्ब्रेन में से ये सिर्फ 7 ही मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे। ये मैंने 7 का एग्जांपल लिया है। नेचुरली मेम्ब्रेन्स के अंदर इनके नंबर डिफर करते हैं। तो बताएं जिन ट्रांसपोर्ट्स में प्रोटीन्स काम करती हैं
उनका सैचुरेशन हो जाता है। तो क्या सिंपल डिफ्यूजन का सैचुरेशन हो पाएगा? तो हमारा आंसर होगा कि नहीं हो पाएगा। क्या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सैचुरेशन हो पाएगा? तो हमारा आंसर होगा यस, इनका सैचुरेशन हो पाएगा, क्योंकि इनमें ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स काम करते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट जो दो प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी ने लिखी, वो लिखी रिक्वायर्ड एनर्जी। तो बताएं, सिंपल डिफ्यूजन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये एक पैसिव प्रोसेस है और अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट होता है। बताएं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये भी अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट होता है और पैसिव प्रोसेस है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो एनर्जी की जरूरत है, इसलिए एनसीईआरटी सिंपल डिफ्यूजन में लिखती है नो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में लिखती है नो, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनसीईआरटी ने लिखा है यस। और लास्ट प्रॉपर्टी टेबल के लिखा है रिक्वायर्ड एटीपी एनर्जी। तो मैंने कहा जब आप एनर्जी की बात करोगे तो सेल के रिस्पेक्ट में आप एटीपी की बात करोगे, तो इसका मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो एटीपी खर्च होता है, कंज्यूम होता है, लेकिन सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एटीपी कंज्यूम नहीं होता। ये तो बातें हैं टेबल की, लेकिन बच्चे जब आप इस टेबल के जस्ट ऊपर दी गई थ्योरी पढ़ेंगे तो दो प्रॉपर्टीज आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में और पढ़ने को मिलेगी, जो बच्चा अक्सर ध्यान नहीं देता एनसीईआरटी के अंदर। वो सोचता है जो टेबल में दिए बस वो याद करो निकल लो, नहीं। एनसीईआरटी में जो टेबल दी गई है, इस टेबल के ठीक ऊपर वाली थ्योरी के अंदर हमें दो प्रॉपर्टीज और लिखकर दी गई हैं, और वो लिखकर दी गई हैं सेंसिटिव टू हार्मोन और द सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। रेगुलेशन बाय हार्मोन्स और सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, मतलब ऐसे ट्रांसपोर्ट्स जो प्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन्स जो हार्मोन्स का काम करते हैं, जो इनहिबिटर्स का काम करते हैं, उनके लिए सेंसिटिव हैं। तो बताएं, जिन ट्रांसपोर्ट्स में प्रोटीन्स काम करेंगी, प्रोटीन्स काम करेंगी। आप सिंपल एक एग्जांपल समझो, मेरे घर पे एक रूम है, रूम का एक दरवाजा, डोर जिसको हम कहते हैं, लकड़ी का लोहे का आपने बना रखा है अच्छा सा। बोलो जिस रूम के डोर में बच्चे हमने वो लकड़ी का या लोहे का दरवाजा बना रखा है, उसी को तो हम ओपन क्लोज कर सकते हैं ना। जिसमें लकड़ी या लोहे का कोई दरवाजा है ही नहीं, उसको ओपन क्लोज भी कैसे कर सकते हो आप? तो बताइए, जिस ट्रांसपोर्ट में कोई प्रोटीन ही काम नहीं करता, सिंपल डिफ्यूजन में कोई प्रोटीन काम करता है क्या? नहीं करता। तो बताइए इसका हार्मोनल रेगुलेशन नहीं हो सकता, ये इनहिबिटर्स के लिए सेंसिटिव नहीं होता है। लेकिन मेरे बच्चे आपको समझना है, जिन ट्रांसपोर्ट्स में प्रोटीन्स काम करते हैं, तो इन प्रोटीन्स के साथ हार्मोन्स जुड़ सकते हैं, इन प्रोटीन्स के साथ इनहिबिटर्स काम कर सकते हैं। इसलिए जिन ट्रांसपोर्ट्स में मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स काम करेंगी, उन ट्रांसपोर्ट्स में वो प्रोटीन हार्मोनल रेगुलेशन को भी रिप्रेजेंट करेंगी और इनहिबिटर्स के लिए भी सेंसिटिव होंगी। तो बच्चे आज की इस वीडियो में हमने कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा, जो कि हमारी 11th क्लास की बायोलॉजी की एनसीईआरटी का चैप्टर है 11th नंबर, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, और उसमें 176 नंबर पेज पर हमें दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ साथ इस वीडियो को देखते हुए अपनी एनसीईआरटी भी पढ़ते जा रहे हैं, और नीट में अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा, तो आप वो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक करके आएंगे। और ऐसी ही और अच्छी और शॉर्ट वीडियोस आपके लिए बहुत जल्द और मैं इसी चैनल पर लाने वाला हूं।